उन दिनों हम बांदा में रहते थे। तब मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी। किसी की शादी पड़ती थी तब, या तो गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर गांव जाया करते थे। हमारे गांव वाले घर पर बांके नाम का एक नौकर था। उसको हम सब बच्चे काका कहते थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम पन्ना था। वह बड़ी दिलेर और खूबसूरत थी, किसी चीज से भी नहीं डरती थी। हमारी ही हम उम्र थी, इसलिए हम जब भी गांव जाते तो वो हमारे साथ खेल में शामिल हो जाती थी। दादी भी उससे कोई काम नहीं करवाती थी। दादी सोचती थी बच्चे आए हैं, वह भी उनके साथ कुछ दिन खेल ले। ताऊ जी, चाचा और बुआ के बच्चे मिलकर हम लोग खूब शोर मचाते थे और वह भी हमारे साथ साथ भागती दौड़ती रहती। हमें उसका ये भी फायदा था कि किसी को भूख प्यास लगने पर पन्ना को ही दौड़ाया जाता था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है। लेकिन वह सब कुछ जानती थी, इसलिए हम उसी से सब कुछ मांगते थे। वह इतनी फुर्तीली थी कि सब कुछ पल भर में लाकर हाजिर कर देती थी। इस बार हमारा गांव जाने का प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद बना, क्योंकि दादी बाबा अक्सर यहीं हमारे पास ही आ जाते थे और गांव में कोई शादी भी नहीं पड़ रही थी। दीदी के बोर्ड के एग्जाम, मेरी पढ़ाई, कुल मिलाकर किन्हीं कारणोंवश हम इस बार 6 साल बाद गांव गए। वहां जाने पर हमारी नजरें पन्ना को ढूंढ रही थी। हम लोगों ने बांके काका से पूछा कि पन्ना कहाँ है। तब बांके काका कुछ उदास हो गए। उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। जब हमने दादी से उसके बारे में पूछा तब दादी ने जो हमें बताया वह सुनकर हमारी तो दहशत के मारे हालत ही खराब हो गई। दादी ने बताया कि उसके ऊपर किसी जिन्न का साया है। मैं भी अब समझदार थी। जिन्न, भूत, प्रेत में बहुत सी कहानियां पढ़ चुकी थी, लेकिन किसी जानने वाले पर जिन्न का साया सोचकर पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। एक दिन बांके काका को किसी ने आकर बताया कि पन्ना की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बांके काका भागते हुए अपने घर चले गए और मेरी बहन भी उनके पीछे पीछे उनके घर गई, जो कि हमारे घर के पीछे ही था। वहां जाकर देखा तो खूबसूरत पन्ना इतनी पतली दुबली हो गई थी, उसकी आंखों के नीचे का रंग स्याह हो गया था। उसकी माँ ने उसे खंबे में बांध रखा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल मर्दानी थी। वह कह रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसको तबाह कर दूंगा। मेरे और पन्ना के बीच में जो भी कोई आएगा उसकी खैर नहीं। पन्ना की आंखें लाल हो गई थी और फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को नहीं पहचानती, और बोलते बोलते उसके मुंह से झाग निकल रहा था और थोड़ी ही देर में वे बेहोश हो गई। हम उसकी हालत देखकर चुपचाप घर आ गए। दीदी ने पूछा, दादी पन्ना को क्या हो गया है? दादी ने बताया कि एक बार उसकी बुआ आई थी। वह बुआ के साथ कहीं गई हुई थी। रात को वहां से वापस आते समय जब वे एक बगीचे से आ रहे थे तब पन्ना ने कहा, बुआ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बुआ ने कहा, नहीं तो। पन्ना बोली, आपको नहीं आ रही है? बुआ ने कहा, मुझे तो नहीं आ रही है। तब पन्ना बोली, बुआ रुकिए, यहाँ किसी चीज की खुशबू है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। बुआ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पन्ना इस तरह अंधेरी रात में किसी खुशबू को टोकना अच्छी बात नहीं है, तू जल्दी घर चल। पन्ना ने पूछा, क्यों? तब उसकी बुआ ने बताया कि ये सब रूहानी तिलस्म होता है। कोई भूत प्रेत या भटकती आत्मा सुंदर और जवान लड़कियों पर अगर आशिक हो जाए तो इस तरह के षड्यंत्र रचती हैं। इसलिए चुपचाप यहाँ से चलो। आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी रात के समय आने वाली खुशबू को टोकना मत। कभी इधर रात के समय या दोपहर में मत आना। पन्ना बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। बुआ उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए घर ले आई। उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। पन्ना बिल्कुल सामान्य थी। कुछ दिनों के बाद उसकी बुआ चली गई। एक दिन पन्ना स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसे उस दिन की बात याद आ गई। वह दिलेर तो है ही। उसने सोचा, चलो आज बगीचे वाले रास्ते से चलकर देखती हूँ, क्या वह खुशबू अभी भी वहां है जो मैंने उस दिन महसूस की थी। उसने अपना रुख बगीचे की तरफ कर दिया और वह बगीचे में चली गई। उसे उस दिन वाली खुशबू फिर से मदहोश करने लगी। पन्ना वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह बैठी ही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसके बालों में उंगली फेर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसने सोचा कि शायद उसकी कोई सहेली है जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहां कोई नहीं था। वे उठी और घर आ गई, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगा। उसके बाद उसका वे रोज का नियम बन गया। वे रोज दोपहर के समय उस बगीचे में जाती और थोड़ी देर बैठती। बैठते ही उसे लगता उसके बालों में कोई उंगली फेर रहा है। उसे बहुत अच्छा लगता। वे थोड़ी देर बैठी रहती, फिर घर आ जाती। उसे इस बात की चिंता भी नहीं थी कि वह जो महसूस कर रही है वह क्या है। बस उसे वहां रोज जाना और बैठना अच्छा लगता था। उसके कदम खुद ब खुद बगीचे की तरफ उठ जाते थे। इस बात को लगभग 1 महीने बीत गए। अब वह थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी, कहीं आती जाती भी नहीं थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल के सिवाय। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम आजकल इतनी देर से क्यों आती हो? तब उसने कहा, मैं और मेरी सहेली थोड़ी देर के लिए एक बगीचे में बैठकर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। उसकी माँ ने कहा, अरे तुम सहेली को घर ले आया करो ना, बगीचे में बैठकर क्यों बातें करती हो? दोपहर के समय या रात के समय बगीचा सुनसान होता है ना, वहां रहना ठीक नहीं है। तब पन्ना ने अपनी माँ की तरफ एकदम से आग्नेय नेत्रों से देखा। उस समय उसकी आवाज बदल गई। वह बिल्कुल मर्दानी आवाज में बोली, पन्ना मेरी है, इसको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। उसकी माँ बिल्कुल डर गई। जल्दी से उसने बांके को बुलवाया। वह उस समय गाय को चारा खिला रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, पन्ना बेटी तुम्हें क्या हुआ है? तब फिर मर्दानी आवाज में वह बोली, मैं तो सालों से उस पेड़ पर चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन दोपहर को ये उधर से आ रही थी और इसने कहा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तब मुझे समझ में आ गया कि मैं इसके शरीर में प्रवेश करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बांके बिल्कुल सहम गया। उसने कहा, आप इसको छोड़ दें, आप जो मांगेंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बांके की बात सुनकर वह गुर्राने लगा। उसने कहा, मैंने इतने दिनों बाद किसी इंसानी जिस्म में प्रवेश किया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कहते पन्ना बिल्कुल आवेश में आ गई और अपने बाल नोच रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह हाँफने लगी। बांके ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर तक कमरे से उठा पटक की आवाजें सुनाई पड़ती रहीं। इसके बाद शांति छा गई और लगा कि पन्ना सामान्य हो गई है। जब उन लोगों ने डरते डरते दरवाजा खोला तो पन्ना बेसुध सो रही थी। तब से उसको हर चौथे पांचवें दिन ये दौरा पड़ता है और जब वे सामान्य होती है उससे पूछा जाता है कि ये सब क्या है। तब वे कहती है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम तो सुनकर बिल्कुल डर गए। कुछ दिनों के बाद हम वापस बांदा आ गए, लेकिन हमें अक्सर पन्ना का वह भयानक रूप याद आता रहता। धीरे धीरे हम उस घटना को भूल गए। हाँ, ये जरूर हुआ कि मैंने भूत प्रेतों की कहानियां से तौबा कर ली। एक बार जब दादी आई तब हमने पन्ना के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि एक दिन पन्ना को उसके माता पिता किसी पहुंचे हुए फकीर के पास ले गए थे। वहां उन्होंने कुछ उपाय बताए थे और एक ताबीज भी दी थी और कहा था कि अब पन्ना अब उस बगीचे में कभी ना जाए जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। किसी के मरने जीने में भी ना जाए। थोड़ा फर्क पड़ा है। वे लोग हर महीने पन्ना को लेकर वहां जाते हैं। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और अब पन्ना थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। इधर काफी दिनों से उसके ऊपर कोई दौरा नहीं पड़ा। सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। लगभग 2 साल के बाद जब हम वापस गांव गए तब हमें पता चला कि पन्ना की शादी भी हो गई है और अब वह बिल्कुल ठीक है और इस समय अपनी ससुराल से आई हुई है। सुनते ही मैं भागकर उससे मिलने गई। वे आकर मेरे गले लग गई। मैंने देखा वे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी।
हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो वहाँ रोशनी है, शायद हमें वहाँ चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए। वहाँ देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और 2 एक ग्राहक वहाँ चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी की दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था। उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई। मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा।
उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी।